नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बढ़ता बिहार और आपके साथ मैं सुप्रिया भारती। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं जेपी आंदोलन के छात्र नेता, पेशे से इंजीनियर, विवेक इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक और बिहार के विकास में लगातार प्रयत्नशील रहे राजकुमार सिंह जी। श्री सिंह के व्यक्तित्व को इन चंद शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल है। आज इनके व्यक्तित्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दौर में आप और हम जैसे युवा इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में जाकर बसने की अपनी ख्वाहिश रखते हैं, उस दौर में एक ऐसा व्यक्ति जो एक विकसित राष्ट्र को छोड़कर अपने वतन लौट आया हो। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में कभी सुना है, उन्हें देखा है? अगर नहीं तो आज हम उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। बतौर इंजीनियर श्री सिंह ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और उसके बाद न सिर्फ अपने वतन बल्कि अपने होम स्टेट वापस लौट आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बढ़ता बिहार में। नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। आपका परिचय तो मैंने कुछ शब्दों में दिया। मैं जानती हूँ कि यह बेहद मुश्किल है आपकी ज़िंदगी के इतने सालों को चंद शब्दों में समेटना। आप अपना परिचय एक बार दें। मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार सिंह बिहार का मधुबनी ज़िले का वासी हूँ और मैं वहीं से सेलरा हाई स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन किया 1972 में और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद बीआईटी सिंदरी से मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मेरी पहली नौकरी थी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और वहाँ मैंने 17 साल काम किए। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया बेक्टेल पावर कॉरपोरेशन में काम करने और अमेरिका के बाद मैं 5 साल कनाडा में रहा और वहाँ मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में सीनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। कनाडा से किसी व्यक्तिगत कारण से मैं वापस भारत आ गया और भारत में मैंने फ्रेंच मल्टीनेशनल एल्स्टॉम पावर में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया और वहाँ 5 साल काम किया और लास्ट जॉब मेरी टाटा पावर मुंबई में थी। मैं इंडिया का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है यूएमपीपी मुंद्रा, उसका मैं हेड ऑफ इंजीनियरिंग रहा और इसके बाद मैं सीधे अपने गांव आकर के अपना विद्यालय का कार्य शुरू किया और तब से आज तक मैं उसी में लगा हुआ हूँ। सर, ये तो हो गई एक आपने पूरा अपना व्यावसायिक जो आपकी लाइफ रही स्टूडेंट लाइफ से लेकर। मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे अचानक तो ये चीज़ें नहीं पनपी आपके माइंड में कि हाँ समाज के लिए कुछ करना है। ये कब से, वो कौन सा वक्त था, कौन सी उम्र थी जब आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है? कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है कि आदमी कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो उसके जहन में जो अपनी रूट होती है, जड़ होती है, वो नहीं भूल सकता। बिल्कुल। और वो रूट मेरे जहन में हमेशा रही और चूँकि मैं एक ऐसे परिवार से निकला हूँ जहाँ की शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे बाबूजी दस्तखत करना नहीं जानते थे, तो शिक्षा के बदौल ही मैं जो कुछ कर पाया, अभी कर रहा हूँ, उसमें शिक्षा का ही मेन रोल है। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो भी कुछ किया हूँ, अगर हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे गांव में हमारे गांव के परिवेश में हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मैं उनके लिए कुछ प्रयास करूं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ गांव में जाकर के कुछ करूं। मेरे से जो भी है, जितना भी मैं कर सकूं, मेरे लिए रहेगा कि कुछ तो किया और यही मेरे को गांव खींच लाया और इसीलिए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो जेपी आंदोलन से मतलब शुरुआत कैसे हुई, कैसे जुड़ना हुआ उससे? देखिए, ऐसा है, जब मैं
पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था। 1974 की बात है। हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था इंटरमीडिएट का, और उसी समय छात्र आंदोलन का भी शुरुआत हो गया था। जेपी साहब बिहार आने वाले थे, और जब वो बिहार आए तो हथुआ हॉस्टल में छात्रों की मीटिंग हुई, और उसमें वहाँ उनको स्वागत किया गया। और उसमें जेपी साहब ने यही कहा कि इस मूवमेंट को आप लोगों को आगे ले जाना है, और आप ही लोग इसको आगे ले जा सकते हैं, और हमको लड़ना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा और हमारा फ्यूचर खतरे में है। तो उन्होंने जो स्टूडेंट से आह्वान किया कि आप सब काम छोड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, तो उस समय हम सब ने ये निर्णय लिया कि ठीक है, इसमें हम लोग भाग लेंगे। सवाल आई कि हम लोगों की परीक्षा होने वाली है, तो हम लोग सब लोगों ने तैयार किया कि नहीं, परीक्षा बाद में होगी। जेपी साहब ने भी कहा परीक्षाएं तो ज़िंदगी में चलती रहती है, और ये भी एक आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम सब ने मान लिया कि ठीक है, हम लोग परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सर, कुछ ऐसे रोचक किस्से और कहानियाँ जो आपके जहन में हो, जो आज के युवा वर्ग हम जैसे जानना चाहते हो, जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ। देखिए, जेपी आंदोलन तो काफ़ी दिन तक चला, हम लोग उसमें लगे रहे, और उसमें सबसे एक घटना हमको याद आ रही है जो कि मेरे मानस पटल पर वो अमिट बन गया। ये था कि उस समय लालू जी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और सुशील कुमार मोदी जी जॉइंट सेक्रेटरी थे। जब हम लोग की परीक्षा की बात आई कि इसको स्ट्राइक करना है, परीक्षा नहीं देनी है, बैकआउट करना है, तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के यहाँ धरना देने का प्लान बनाया, और वहाँ हम लोग सब लोग आए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। वहाँ उनके यहाँ धरना दिए, और उसमें माननीय लालू जी को भी आना था, लेकिन वो लेट आए, तो हम लोगों को थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनका जो रूप उस समय मैंने देखा, उस समय का रूप, फटा हुआ हवाई चप्पल, कुर्ता पैजामा जिस पे कि पान का पीक जहाँ तहाँ पड़ा हुआ, और पान चबाते हुए लालू जी आए, तो उनका वो रूप जो था, एक गरीब का बच्चे का रूप, जो देख करके, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो मेरे को जहन में यही हुआ कि ये चूँकि गरीब का बच्चा है और इन्होंने गरीबी देखी है, तो ये गरीब का और बिहार का बहुत कुछ करेंगे, बहुत उम्मीद रही। उन्होंने किया भी, काफ़ी कुछ किया भी है, लेकिन शायद वो नहीं किए जितना ये कर सकते थे, इनमें सब क्षमता थी। और तो वो थोड़ा सा वो रूप मेरे को दिखता है कि वही लालू जी हैं जो उस कंडीशन में थे, और आज अलग रूप में हैं, और बाकी इस चीज़ तो सबके सामने है, इसमें ज़्यादा कहना क्या उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक सर मेरा यहाँ पे सवाल होगा, एक ही आंदोलन से बिहार के कई नेता निकले जो अभी वर्तमान में सक्रिय राजनीति में हैं, जैसे रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार जी। आप क्या बता सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव इतने आगे निकल गए, लेकिन वहीं रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ये लोग कैसे पीछे रह गए? आखिर बतौर मुख्यमंत्री लालू यादव कैसे? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि कुछ पीछे रह गए, कुछ आगे। सब सारे नेता माननीय हैं, और सबों ने अपने अपने हिसाब से अच्छा किया है। जी सर, मेरे कहने का ये था कि जो छवि बन गई लालू यादव की एक नेशनल नेता के तौर पर बहुत पहले, अभी तो खैर वो चारा घोटाले में जेल में है, तो फिर उस वक्त जो था चेंज, वो कैसे? एक ही आंदोलन के थे। देखिए, ऐसा है, आंदोलन जब होता है तो एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं होता है, समूह होता है, और समूह में लालू जी आम पब्लिक से जुड़ी हुई थी, उस समय भी आम स्टूडेंट से जुड़े हुए थे, और बाकी लोग लाइमलाइट में नहीं थे। लेकिन लोग तो सब
जुड़े हुए थे, सब लोग लगे हुए थे। अब आप कहिएगा कि मैं क्यों नहीं लाइमलाइट में आया, तो ये तो अलग बात होती है। सवाल होगा बट ये नहीं होगा। तो ये सबका अलग अलग लक्ष्य होता है, अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं और सबों ने अच्छा किया है। जहाँ तक सवाल है कि अलग अलग समय में ये लोग चमके हैं। रामविलास जी भी जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, और उनके लिए रिकॉर्ड है। तो और सब लोग यंग थे, सब लोगों से उम्मीद थी, सब लोगों ने कोशिश भी की है, लेकिन रिजल्ट सब लोग एक जैसा करेंगे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, हम आप भी अलग अलग हैं। तो मेरे हिसाब से ये लोग सब अच्छा किए हैं। सर मेरा ये कहना, आप सक्रिय राजनीति में उस वक्त कभी सोचा नहीं आपको आना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए? जी नहीं, मैंने सक्रिय राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा। इसकी खास वजह है, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं एक किसान का बेटा, और जिस परिवेश से मैं आया तो मेरे लिए एक सर्वाइवल की बात थी कि मेरे को पढ़ करके किसी तरह से कोई नौकरी मिले, जॉब मिले, ताकि मैं अपना और परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो उस समय सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए सर्वाइवल थी, और राजनीति में जाना तो मेरे सोच में था ही नहीं और है भी नहीं। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ। तो ये बात मेरे जहन में नहीं आई, और इतना दिमाग में वक्त भी नहीं था, क्योंकि ये स्ट्रगल इतना लंबा रहा कि उसी में लगा रहा मैं। सर एक मेरा सवाल राजनीति से ही, बिहार की राजनीति से जी। 15 साल यानी 3 टर्म लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, और 2020 में 15 साल नीतीश कुमार जी का होना है। आपको अगर दोनों मुख्यमंत्री में जिस कंपैरिजन कहना गलत होगा, एक नागरिक होने के नाते, बिहार की जनता होने के नाते, आपको किसका कार्यकाल बेहतर लगा? एज ए सीएम कौन? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल जनता के जहन में भी है, आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, किस समय में कौन है, ये महत्वपूर्ण होती है। और लालू जी जिस समय आए उस समय परिवर्तन का समय था, सोशल चर्निंग की शुरुआत थी, और लालू जी का आना एक प्रीडिफाइन कह सकते हैं, आना ही था और परिवर्तन हुआ। लेकिन होता क्या है कि जब शुरुआत होती है उस समय आदमी का जो आत्मबल और सोच होता है वो प्योर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें डाइल्यूशन हो जाता है। कई बार अलग अलग सोच भी उसमें आ जाती है और प्रभावित कर जाती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लालू जी शुरू में जिस तरह से आए तो सबों की बहुत उम्मीद रही कि बहुत अच्छा है, गरीब गुरबा का बच्चा मुख्यमंत्री बना है, बिहार का कल्याण होगा, हुआ भी और अच्छे ढंग से हुआ। और नीतीश जी इसी आधार पर आए कि लालू जी के जो निगेटिव पॉइंट थे उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया, जनता के दिमाग में आया और उस आधार पर वो आए। और आज 15 साल जब नीतीश जी राज कर चुके हैं तो कमोबेश वही हालत फिर बन गई है। आज वही स्थिति है, जनता अभी परेशान सी दिखती है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग जो भी हैं, चाहे लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों, इन्होंने एक दूसरे का निगेटिव चीज़ को लेकर के आगे बढ़े हैं। अपना विज़न को इम्प्लीमेंट करने में कहीं न कहीं ये लोग भटक गए हैं, और ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर ये एक दूसरे के बारे के निगेटिव बात को न लेकर के अपना काम की बात करें और करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बिहार का कल्याण होता। और उसमें अभी नए
सोच की ज़रूरत है। आज के दिन एक नया सोच आना चाहिए। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार लौटकर आने के बाद किस प्रकार से आप सामाजिक बदलाव या फिर समाज के डेवलपमेंट में सक्रिय हो गए? देखिए, समाज में कुछ मैं कर सकूं ये तो मेरे जहन में था, क्योंकि जिस मिट्टी से जुड़ा हूं उससे मेरा जुड़ाव है। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सवाल में माइंड में था कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। तो मैंने देखा कि चूँकि शिक्षा ही मेरी जो भी मैंने किया वो मुख्य कारण है, तो मैं शिक्षा में कुछ योगदान कर सकता हूं। और शिक्षा अगर आदमी को सही मिले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कहावत है कि आप किसी को डेली फिश देंगे तो वो डेली खाएगा, लेकिन अगर उसको फिशिंग सिखा देंगे तो वो आपके बिना दिए भी खाएगा, और अपने ही नहीं खाएगा, वो आगे भी खाएगा। तो यही बात है, शिक्षा अगर मनुष्य की हो जाती है तो वो सिर्फ अपने शिक्षित नहीं होता, वो आगे जनरेशन को भी शिक्षित करता है। तो इसीलिए मैंने शिक्षा का काम चुना कि मेरी जो भी जानकारी है उसके आधार से मैं शिक्षा से जुड़ूं। यानी एजुकेशन फील्ड में रहकर आप समाज के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ। जेपी आंदोलन से मेरा एक और क्वेश्चन होगा। जेपी आंदोलन से निकले हुए कई सारे नेता अलग अलग राजनीतिक पार्टी, अलग अलग विचारधारा से जुड़ गए। यहाँ तक कि अगर मुख्य नेता लालू और नीतीश की बात की जाए तो वो हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि मैंने नीतीश को बनाया, तो नीतीश जी ने कहा मैंने लालू को बनाया। इस पर कोई विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी आंखों देखी घटना रही है? देखिए, असल में पूछिए तो कोई किसी को नहीं बनाता है। आदमी बनता भी है अपने से ही और बिगड़ता भी है अपने से। उसका कर्म ही उसको बनाता है, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। तो ये कहना सही मायने में उचित नहीं होगा कि किसने किसको बनाया। जहाँ तक सवाल है कि नीतीश जी और लालू जी में, तो देखिए दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता है। लालू जी अपने समय के लिए वो सही नेता मानते हैं लोग। नीतीश जी भी आए हैं तो उनसे भी बहुत उम्मीद रही है बिहार की जनता को, और उन्होंने काम भी किया है। और पहले जो 5 साल का उनका टेन्योर था वो बहुत अच्छा माना जाता है। और सही पूछिए तो उसी समय मैं नीतीश जी से बहुत प्रभावित भी हुआ, और तभी मेरे को एक मानसिकता बनी कि नहीं, इसमें मैं भी कुछ अपना योगदान करूं बिहार के विकास के लिए। और उसी समय मैंने अपना शिक्षा संस्थान खोलने का दिमाग में सेट किया। नीतीश जी ने आयाम में जा कर के, अहमदाबाद जा कर के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था उस समय। उन्होंने कहा था कि जो भी नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, NRI बिहारी हैं, वो लोग आएंगे बिहार में तो उनको हम सहूलियत देंगे किसी भी क्षेत्र में जो काम करेंगे। लेकिन वो सहूलियत धरातल पर नहीं वो दे पाए। लेकिन खैर, मैं तो, मेरे मन में तो समाज सेवा करना था, तो मेरे लिए उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, यही काम, जितना एफर्ट मैंने विद्यालय में लगाया है और मधुबनी में मैं काम कर रहा हूँ, इतना एफर्ट अगर कहीं और करता तो रिज़ल्ट बहुत कुछ आगे बढ़ गया रहता। लेकिन चूँकि जो प्रशासन है या सिस्टम है बिहार का, उससे सपोर्ट नहीं मिलने के कारण हमारा प्रोग्रेस स्लो रहा है, मैं ये मानता हूँ। सर, आप ही की बात से सिस्टम से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो राजनीतिक अभी धरा बन चुकी है सिस्टम, इसमें किस प्रकार के बदलाव की ज़रूरत आपको लगती है? किस प्रकार के नेतृत्व की बिहार को अभी ज़रूरत है? देखिए, ये एक यूनिवर्सल बात है। ये ओशो ने कहा था, मैं ओशो की जो कि प्रवचन है मैं सुनता रहता हूँ। ओशो ने कहा था, जब तक डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी नहीं आएगी तब तक कोई भी डेमोक्रेसी कामयाब नहीं होगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर पब्लिक सही में डेमोक्रेसी चाहती है तो उनको जो राइट आदमी है, शिक्षित आदमी, उनको पकड़ करके, उनको खुशामद करके आप लाइए। उनको आपको पैर भी पकड़ना पड़े तो उनको पकड़ कर लाइए।
दुर्भाग्य से देश की बात है, बिहार की बात नहीं, पूरे देश की बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति को गंदा डर्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई और लोग घबराते हैं। और हुई भी घटनाएं भी हुई हैं, जो लोग आते हैं राजनीति में साफ़ सुथरा बैकग्राउंड से, उनको सर्वाइवल मुश्किल होता है, इवन लाइफ भी बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये बात है। तो आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और विचार होना चाहिए कि अगर समाज में बदलाव करना है तो शिक्षित लोगों को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। और जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन जो स्वरूप है बदल जाएगा और राजनीति में सब सुधार होगा और रिजल्ट अच्छा होगा। सर, आपने बोला एजुकेटेड लोग, तो प्लुरल्स अभी एक पार्टी आई है जिसकी जो मुखिया हैं वो हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं। क्या वो बतौर मुख्यमंत्री आप उन्हें देखना चाहेंगे? देखिए, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पोस्ट लेकर के अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो हैं समाज सेवा नहीं करना चाहते हैं। समाज सेवा करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी रूप में कर सकते हैं। तो मैंने एक आध कहीं क्लिपिंग देखा है उनका, लेकिन उनको ज़मीन पर आना चाहिए। और युवा लोग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा एक ये है, लेकिन उनको ज़मीन पर आना पड़ेगा, समाज में जुड़ना पड़ेगा, समाज का सेवा करना चाहिए। समाज की सेवा इम्पोर्टेंट है, पद इम्पोर्टेंट नहीं है। सर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, तेजस्वी जी होनहार हैं, उसमें मानते हैं? हाँ, वो होनहार हैं, उनमें टैलेंट है उनको। और एक और चीज़ है कि उनको इस जो एक कहावत है, लीव द ओल्ड बैगेज, आपका जो बैगेज है उसको आप छोड़िए। यानी उनके जो बैगेज उनको जो विरासत में मिली है उससे थोड़ा सा हट के अगर वो काम करें तो ये बहुत अच्छा वो नेता बन सकते हैं। उसमें क्षमता है, टैलेंट उसमें है, कोई शक नहीं है, और वो बिहार को लीड कर सकते हैं। लेकिन उसमें उनको सोच में और उनको सही सोच वाले आदमी उनके पास होना चाहिए। तो मैंने कुछ दिन पहले कोई उनका वीडियो देखा था तेजस्वी जी का, उसमें कुछ A to Z समीकरण की बात हुई थी या किसी ने किया था, और उन्होंने शायद ये इंडिकेट किया है कि वो समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी सोच है, और इससे उनका जो पिछला जो एक बैगेज मिला हुआ है MY का, वो बैगेज से अगर वो दूर होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि उनमें है, गुण है, और वो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। जनता तेजस्वी यादव में कैसे और क्यों विश्वास करे? जैसा कि राजद के पिछले कार्यकाल पर जो धब्बा है उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर, ऐसा तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए आपकी तरफ से? आप उनके सीनियर हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि जनता उनमें विश्वास करे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनको ओल्ड बैगेज हटाना पड़ेगा जी। कि हम लालू जी के बेटे हैं तो हम ऑलरेडी हम कुछ हैं, ये चीज़ हटाना पड़ेगा, और उनको ओपन होकर काम करना पड़ेगा, सबको एक साथ समाहित करना पड़ेगा, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेना पड़ेगा, और वो शायद उस दिशा में कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी तो वेट एंड वॉच की बात है, और चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है
तो उसमें वो कैसे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हैं, उससे उनका सोच सामने आ जाएगा लोगों के, और हम समझते हैं कि वो करेंगे ऐसा। सर, अब लौटते हैं आपकी तरफ। आपने कहा कि आप दुनिया के भिन्न देशों से काम करके वहाँ रह के लौटे। क्या इस सफ़र में कोई ऐसे बिहारी, कोई ऐसे भारतीय आपको मिले कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में, जो वापस अपने वतन लौटकर, अपने बिहार लौटकर यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हो? देखिए, सोच तो बहुत लोगों की होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने वतन को नहीं भूलता है। कहीं भी जाता है तो रूट को याद रखता है, और ये अधिकांश लोगों के साथ है। काफ़ी लोग प्रयास भी किए हैं, बिहार आने का भी प्रयास किए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत जोश से आते हैं अपना वतन बाहर से कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन जो धरातल पर जो स्थिति है उससे कई बार वो घबरा जाते हैं, और घबरा करके वो फिर वापस आ जाते हैं। अब विदेश की बात छोड़िए, यहाँ तक कि जो बिहारी लोग भारत में ही अलग अलग शहरों में बसे हैं, उनको भी होती है कि हम अपने गांव में जाकर कुछ करें, और वो आते हैं। लेकिन जो लोकल कंडीशंस जो होती है उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, बहुत कठिन होता है एडजस्ट करना, और इसीलिए ज़्यादातर लोग आकर के भी रिटर्न हो जाते हैं। ऐसा भी केस देखा गया है। और जो आदमी आकर के रुक गया तो वो समझिए उसको बहुत हिम्मत है, उसमें बहुत धैर्य है, नहीं तो कठिन है। तो आपने बताया, आपकी बातों से यह आपने बताया कि कुछ लोग आकर लौट जाते हैं, जो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बिहार सरकार को क्या करना चाहिए कि जो लोग बाहर से बिहार को बदलने का सपना लेकर आते हैं वो यहाँ रुकें, स्थिर रहें? किस प्रकार इन्वेस्ट करें, कैसे बिहार को बदलें, वो अपने विचारों को कैसे लोगों के बीच रखें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है लोकल कंडीशंस को बदलना होगा। और लोकल कंडीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, पहला चीज़ है। तो सरकार का सबसे पहला प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा कर दें कि लोग सब सहज समझें यहाँ काम करने के लिए, अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए नीतीश जी के पहले फर्स्ट जो 5 ईयर का टेन्योर था उसमें बहुत प्रपोजल आए इन्वेस्टमेंट का, बाहर से भी आए और देश के विभिन्न भागों से भी बहुत बिजनेस प्रपोजल आए, और हज़ारों करोड़ का प्रपोजल आया। लेकिन उसमें से शायद ही कोई धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ। हज़ारों करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं मिला, और जो प्रक्रिया है, अप्रूवल प्रक्रिया है, उसमें भी कहीं न कहीं वो भटक गए, लोग घबरा गए। तो बड़ी बड़ी कंपनी का भी प्रपोजल था, लेकिन वो लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार पे भी भटकाव आया। देखिए, सबसे अहम बात क्या होती है कि आपकी सोच जो है, ओरिजिनल सोच जो होती है वो रहती है, कोर ऑफ हार्ट में अगर है तो है। लेकिन चूँकि 15 साल में बहुत सारे इनके नीतीश कुमार जी के जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें बहुत बदलाव आया है, और बहुत बदलाव आता है अगर, तो सवाल आ जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। तो सवाल तो खड़ा हो गया है कि आप जो कहते हैं शायद वो आप हैं नहीं, आप जो इनसाइड आउटसाइड सेम नहीं है। ये सवाल आ गया है, और ये सवाल से लगता है कि शायद जो पहले 5 साल में इन्होंने जो सोच रखी थी वो टेम्परेरी थी, परमानेंट इनके जहन में नहीं थी। नहीं तो वो आगे बढ़ता, बाकी 10 साल में भी वो इम्प्लीमेंटेशन में दिखता,
वो प्रैक्टिकली दिखता, क्योंकि बाकी 10 साल में बहुत डिटोरिएशन हुआ, बहुत उसमें डिटोरिएशन हुआ, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया हो। तो इसके चलते उस पर फोकस करना चाहिए, और कोई अगर नया या कोई भी अगली सरकार बनती है तो इस पर उनको फोकस करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है बिहार का विकास में। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्लीनलीनेस नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा शायद आखिरी सवाल, बिहार के विकास और बिहार के नवनिर्माण में आप सिर्फ सामाजिक योगदान ही देते रहेंगे बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर राजनीति से सक्रिय राजनीति में लौटना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल मेरा सोचने का नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इच्छा होगी जैसा मैंने पहले कहा कि समाज को ये सोचना पड़ेगा, बिहार की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्या उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर जनता ये बात का इंडिकेशन देगी तो लोग आएंगे, हमारे जैसे लोग आएंगे राजनीति में, और आएंगे तो रिजल्ट भी होगा, बदलेगा। लेकिन ये जनता के ऊपर है, जनता क्या चाहती है। क्या जनता चाहती है कि हमेशा सिर्फ जात पाति के राजनीति होती रहे और हम आगे नहीं बढ़ें, या जनता चाहती है कि इससे उठें, ऊपर उठें हम, और हम विषय की राजनीति करें, अपने जो आम जो ज़रूरत है, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोज़गार हुआ, व्यापार हुआ, प्राइमरी जो नीड्स है, किसान की बात है, किसान का विकास नहीं हो रहा है, इस सब पर राजनीति हो, इस सब पर काम हो, या जाति की राजनीति हो, ये तो जनता के ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता सजग है, और मेरे को लगता है कि बदलाव आ सकता है। शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। जी, तो आपने सुना सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सिंह जी को, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सभी मुद्दों पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखा। धन्यवाद।